Question number 1. Alcohol phenols, question number 1. चलो जस्ट पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सुनेंगे अच्छे से। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनेंगे क्या है। पढ़ बेटा। Why ethanol has a higher boiling point than chloroethane? इथेनॉल और क्लोरोइथेन में से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। कभी भी मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहली चीज हमको देखनी होती है दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। मेजरली हमारे पास क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मीनिंगली इट इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं इथेनॉल की बात करता हूं बेटा, तो इथेनॉल इज एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल, एक इथेनॉल मॉलिक्यूल दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएटेड होता है लाइक दिस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बीइंग शोन बाय डॉटेड लाइंस। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस वन। तो सिंस इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सिंस इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरोइथेन विच इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है क्या बेटा? बोल सकते हो ये डाइमर ही बना है, दो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हुए हैं आपस में, बट हम डाइमर भी किस वजह से बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बन रहा है। तो वी हैव टू इन्फॉर्म दैट थिंग दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसा होता है। चल बेटा आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने एक टर्म पढ़ी थी बेटा, लाइक डिजोल्व्स लाइक, सॉल्यूशंस में पढ़ा था लाइक डिजोल्व्स लाइक, दैट पोलर पोलर में ही डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर में ही डिजोल्व होते हैं। तो बोल रहे हैं कि इथेनॉल एंड क्लोरोइथेन बोथ आर पोलर इन नेचर, फिर भी इथेनॉल डिजोल्व होता है, मिसिबल होता है वाटर में, बट क्लोरोइथेन नहीं होता। वाई? बिकॉज इथेनॉल कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर बट क्लोरोइथेन कैन नॉट। सो देयर इज अ केस लाइक दिस इज इथेनॉल CH3 CH2 OH एंड वाटर के साथ ये क्या करता है, देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ इट विद वाटर। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी से दैट इथेनॉल is miscible in water, but chloroethane cannot do so because of that particular reason. Ethanol is soluble or miscible, whereas chloroethane is insoluble or not miscible. चल बेटा आगे। वही है बेटा, दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इंटर और इंट्रा। इंटर होती है कभी भी दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे से ज्वाइन हो रहा है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो इंटर होती है। और अगर कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको हम इंट्रा का नाम देते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो इट इज इंटर ओनली, बाहर नहीं होती। या तो क्या होता है, मॉलिक्यूल के विद इन होती है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वो इंट्रा होती है, और दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो इंटर होती है। तो दिस इज इंटर, बोथ ऑफ देम आर इंटर। नेक्स्ट, बेटा दो कंपाउंड्स हैं आपके पास बचा, साइक्लोहेक्सेनॉल एंड 1-हेक्सेनॉल। दिस थिंग, साइक्लोहेक्सेनॉल एंड 1-हेक्सेनॉल दो कंपाउंड्स हैं। बोल रहे हैं साइक्लोहेक्सेनॉल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन 1-हेक्सेनॉल। व्हाई? बिकॉज देखो दोनों में OH हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट साइक्लोहेक्सेनॉल में बेटा जो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है दैट इज वेरी कॉम्पैक्ट ग्रुप। दिस इज अ वेरी कॉम्पैक्ट ग्रुप। ये कॉम्पैक्ट ग्रुप की वजह से साइक्लोहेक्सेनॉल जो है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो बहुत अच्छे से कर पाएगा, हायर सिग्निफिकेंट लेवल पे कर पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। बट इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए इस बड़े ग्रुप को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हेक्सेन 1 ऑल टू कैरी अ बिगर ग्रुप विद इट फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
So more effective hydrogen bonding would be in the cyclohexanol, whereas 1-hexanol, the hydrogen bonding would not be that much effective. Clear? क्लियर है बात? दोनों में 6 कार्बन है। ध्यान रखना, अगर कार्बन एटम बढ़ते हैं तो वो वाटर रिपेलिंग होता जाता है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल की बात करूं या प्रोपेनॉल की बात करूं तो दैट वुड बी मिसिबल इन वाटर, बट जैसे ही आप हेक्सेनॉल पे गए, हेप्टेनॉल पे गए, ऑक्टेनॉल पे गए, दैट वुड स्टार्ट बिकमिंग वाटर रिपेलिंग इन नेचर, क्योंकि मोर द कार्बन कंटेंट इन अ कंपाउंड द लेसर द अट्रैक्शन बिटवीन देम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर सिग्निफिकेंट तब होती है जितना कार्बन कंटेंट कम होएगा, कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेवल घटता जाएगा। यहां पे तो कार्बन कंटेंट सेम था, बट ये ग्रुप जो है बहुत कॉम्पैक्ट ग्रुप है, ये ग्रुप जो है एक बड़ा ग्रुप है, दैट्स व्हाई। क्लियर? चल बेटा आगे। प्रोपेन 1,3 डायोल, this is propane 1,3 diol, this and propane 1-ol, propane 1-ol is this so propane 1,3 diol में अगर आप देखते हो तो बेटा 2 OH ग्रुप्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोपेन 1-ol जिसमें एक ही OH ग्रुप है। Because of that particular reason, this would be more soluble in water as compared to that of the propane 1-ol, where there is only one OH group. The extent of hydrogen bonding would be more in propane 1,3 diol because of the 2 OH groups present in it. Clear? ठीक है, आगे आ जा बेटा, पास बैठ। बुक नहीं है क्या करेगा? लास्ट टाइम निकाल लेना, बुक से ही तो क्वेश्चंस कर रहा हूं, जब लाया फिर भी निकाल रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ बेटा क्या कह रहे हैं 4। अभी अभी बात क्या सिखाई मैंने, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा किसी कंपाउंड में वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर वुड स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो अल्कोहल विद 3 और लेस कार्बन आर water soluble or more soluble compared to that of alcohols with 5 or more carbons. Because of that particular reason, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है extent of hydrogen bonding starts decreasing. It starts becoming water repelling in nature. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है बेटा? टी ब्यूटेनॉल क्या होता है? टर्शरी ब्यूटेनॉल। टर्शरी ब्यूटेनॉल इज मोर वॉलेटाइल देन एन ब्यूटेनॉल। टी ब्यूटेनॉल इज दिस बेटा, ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन एटम एंड इट्स अ टर्शरी ब्यूटेनॉल। दिस थिंग, दिस इज टी ब्यूटेनॉल। ठीक है, और अगर बेटा मैं एन ब्यूटेनॉल की बात करूं तो दिस इज एन ब्यूटेनॉल। तो बेटा अगर दोनों ब्यूटेनॉल्स को चेक करते हो बच्चा तो दोनों में OH है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, दोनों में 4 कार्बन एटम है, तो वो वाली बात को तो डिस्कार्ड कर दो, अब उससे कुछ नहीं हो सकता। वॉलेटाइल का मतलब है उड़ सकता है जो जल्दी से, तो दोनों में से कौन जल्दी उड़ेगा? जिसमें भी वीकर बॉन्ड होंगी वो इवेपोरेट जल्दी होएगा, जिसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगी वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो इन दोनों में से हमको चेक करना है कि बॉन्ड किसमें वीक है। बेटा बॉन्ड वीक किससे पता लगेंगे? एक टर्म हमने पढ़ी है वैन डर वाल फोर्सेस, जो किस पे डिपेंड करती हैं? सरफेस एरिया पे। तो बेटा अगर इन दोनों का सरफेस एरिया देखोगे तो इसका सरफेस एरिया कम है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा आ गई, सरफेस इन कांटेक्ट कम हो गया, और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया की बात करूं, या ये कह सकते हैं दैट सरफेस एरिया is directly proportional to van der Waals forces, और van der Waals forces
मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आई थिंक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। कम ब्रांचिंग ज्यादा होगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होएगा तो वैन डर वाल फोर्सेस कम हो जाएंगी, वैन डर वाल फोर्सेस कम होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, वॉलेटाइल ज्यादा हो जाएगा, इवेपोरेटिंग ज्यादा हो जाएगा अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है तो। गॉट इट? क्लियर? चलो जल्दी से, हो गया नोट डाउन? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, अगर हो गया है तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। ओजस पढ़ बेटा 5th क्वेश्चन जल्दी से। While separating a mixture of ortho and para-nitrophenol by steam distillation, name the isomer which is steam volatile and give reason for the same। मतलब क्या है कहने का, एक मिक्सचर है आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का, दो चीजें हैं उसमें। आपको बोल रहे हैं कि हम उसको डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं। डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? विच डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द टू कंपाउंड्स। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है, उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं हम स्टीम के थ्रू उसको डिस्टिलेट कर रहे हैं, स्टीम के थ्रू हम उसको इवेपोरेट कराने का काम कर रहे हैं। तो बेटा बोल रहा है दोनों में से कौन सा आइसोमर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और क्यों होगा। तो वी आर हैविंग विद टू कंपाउंड्स, दैट इज, देखो मेरा OH एंड OH एंड NO2। तो बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और हमारे पास क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल, दिस थिंग। तो बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो आपस में ही वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। दिस बॉन्ड आई कॉल इट टू बी द इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आई कॉल दैट टू बी द इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज देयर इन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बट बेटा अगर आप पैरानाइट्रोफिनॉल पे आते हो तो बच्चा ये बाहर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये बाहर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो O नाइट्रोफिनॉल इज एसोसिएटेड विद इंट्रा, P नाइट्रोफिनॉल इज एसोसिएटेड विद इंटर, और आउट ऑफ द टू ये क्या है? दिस इज इंट्रा and this is inter। and out of the two beta इंट्रा इज वीकर कंपेयर टू दैट ऑफ इंटर। इंट्रा और इंटर में से इंट्रा वीकर होती है, इंटर स्ट्रॉन्गर होती है। तो दिस इज स्ट्रॉन्गर, दिस इज वीकर। तो इंटर मॉलिक्यूलर H bonding is stronger than intramolecular H bonding। तो सिंस इंट्रा वीकर है तो इंट्रा वाला क्या होगा? जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। सो आउट ऑफ
O nitrophenol and P nitrophenol. O nitrophenol would be steam volatile because उसमें जो forces हैं वो weaker है compared to that of the forces in P nitro. Got it? Clear? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6. बेटा अब वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं कि दोनों में से वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होएगा. तो बेटा जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा कर पाएगा वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होएगा, जो कि कौन है ये बना पाएगा. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन पैरानाइट्रोफिनॉल इज more soluble in water compared to that of ortho nitro. That's it. Clear? चलो. So you should know the answer. Why is it so that out of the two, paranitrophenol can form the intermolecular hydrogen bonding with water, whereas orthonitrophenol is associated with intramolecular hydrogen. चलते हैं आगे. वॉलेटाइल वो होगा जो वीक बॉन्ड होगी और बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जो स्ट्रांग होगी. बॉइलिंग पॉइंट और वॉलेटिलिटी अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मतलब उसकी वॉलेटिलिटी कम है, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मतलब उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है. फोर्सेस वीकर है तो वॉलेटाइल ज्यादा है. अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तो थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही इवेपोरेट हो जाएगा. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में ही कराया था. जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 1 to 8 गो थ्रू कर जाओ, उसकी लैंग्वेज पढ़ लो एक बार क्या है, मैं समझा चुका हूँ. गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ऑल 8 जल्दी से, देन उसके बाद आगे चलते हैं फास्ट. तो लेट्स मूव ओवर टू, वहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं आपको. इफ यू वुड सी दैट इज मीथेनॉल एंड इथेनॉल. जल्दी से मीथेनॉल और इथेनॉल को एक बार गो थ्रू कर जाओ. क्या है मीथेनॉल इथेनॉल में? एक मेन चीज आपको पता रहनी चाहिए दैट मीथेनॉल इज ऑल्सो गिवन द नेम ऑफ द वुड अल्कोहल. जो पेंट्स और वर्निशेस मतलब जो भी पेंट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लिक्विफाई करने के लिए, जैसे बहुत थिक होता है पेंट और जब उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो वॉल्स पे या डोर्स पे किसी पे भी, तो थिनर फॉर्म ऑफ इट इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसको लिक्विफाई करने के लिए जो आप चीज यूज करते हो दैट इज मीथेनॉल. उसको आप बोलते हो मीथेनॉल. दैट इज बेसिकली बीइंग यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर द पेंट्स एंड इट इज ऑल्सो गिवन द नेम ऑफ द वुड अल्कोहल. वी शुड रिमेंबर दिस क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है ये आपसे. ठीक है, मतलब वो डिस्टिलेशन का ही पार्ट होता है. हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जब करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. सिमिलरली जब मैं इथेनॉल की बात करता हूं तो बेटा इथेनॉल is the commercially available alcohol that is being available in the market in the form of different drinks. उसको आप बोलते हो इथेनॉल. जो commercially available alcohol होता है that is basically ethanol. अब वो इथेनॉल मिलता किससे है? इथेनॉल इज बेसिकली being obtained from इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर केन. जो भी शुगर केन इंडस्ट्रीज के पास से कभी भी अगर आप गुजरोगे तो यू वुड smell you can say bad smell over there. You would be able to detect a bad smell over there. Why? Because sugar industries में there is a alcohol being prepared. So fermentation of sugar से we get an alcohol in the presence of an enzyme given the name of invertase. ये शायद तूने पढ़ी होगी बेटा आज रिएक्शन. ये देख C12 H22O11 this is a सुक्रोज और शुगर केन जिसे कहते हैं. इसको we reacted with H2O in presence of an enzyme invertase that breaks this compound to C6H12O6 plus C6H12O6. ये जो दोनों C6H12O6 C6H12O6 बने these are glucose and fructose. आप बोलोगे सर दोनों में फर्क क्या है? बेटा दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों में डिफरेंस ये है ग्लूकोज में देयर इज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप बीइंग प्रेजेंट, फ्रक्टोज में देयर इज अ कीटोनिक ग्रुप बीइंग प्रेजेंट. ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर होता है, फ्रक्टोज जो होता है वो लीवोरोटेटरी इन नेचर होता है. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू. एल्स दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता ग्लूकोज और फ्रक्टोज के.
अब जो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको मिला, इसको फर्दर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं fermentation process के through in the presence of an enzyme that is present in yeast given the name of zymase. Zymase converts glucose and fructose to C2H5OH, that is ethanol. All the sugar industries basically prepare the alcohol over there because the alcohol is being prepared by the fermentation of sugar, and this is being done in an anaerobic condition, मतलब without the presence of oxygen की presence में ये होना चाहिए, because if oxygen comes into this mixture then it would destroy the drinks of the alcohol, because destroy the taste of the alcoholic drinks, because जब ये water के oxygen के contact में आएगा तो this gets converted to acid, that is ethanoic acid. So this fermentation process should always be done in anaerobic conditions without the presence of oxygen, because if oxygen comes into the reaction mixture then it converts alcohol to acid. Right? पक्का से क्या बेटा, एक ही चीज इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। हाँ बेटा बोल। ये एंजाइम है, एंजाइम्स का क्या है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती है ये। जाइमेज एंड इन्वर्टेज बोथ आर द एंजाइम्स दैट आर बेसिकली बीइंग यूज्ड टू, पहली बात ये स्पेसिफिक रिएक्शंस पे काम करते हैं, हर रिएक्शन पे नहीं कर सकते। दूसरी चीज दैट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वेरी highly you can say reactive in nature, and it requires a small amount of these particular enzyme to initiate or to speed up a chemical reaction. Clear है बात? This is the commercial available alcohol that is being available in the market, and ethanol we call it to be the wood alcohol. ठीक है, अब बात आती है दैट कि ये जो कमर्शियली अवेलेबल अल्कोहल है मार्केट में, इसको हम डीनेचर करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। डीनेचर करने का मतलब क्या है बेटा, दिस अल्कोहल इज बेसिकली बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स बीइंग प्रेजेंट इन द फैक्ट्रीज। प्रिपेयर तो वही कर रहे हैं, वर्कर्स ही कर रहे हैं। अब वर्कर्स जब इस अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं तो इवेंचुअली देयर आर टू लॉसेस दैट आर बीइंग अकरिंग ओवर देयर। अब जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पता है अल्कोहल है, तो दे वुड ट्राई टू ड्रिंक दैट अल्कोहल। पहली बात इन्वेंट्री का लॉस होएगा। दूसरी बात, when they would drink the alcohol they would not be able to work efficiently over there. So this alcohol is made unfit for the drinking purpose, कि उनको पता ही ना चले कि ये अल्कोहल है। इसमें हम कुछ कलरिंग एजेंट डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं एज अ कलरिंग एजेंट, जो इसको ब्लू कलर दे देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम इसमें पायरिडीन डाल देते हैं। पायरिडीन इज अ फाउल स्मेलिंग लिक्विड, जो इसका क्या करता है, बैड स्मेल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से द वर्कर्स आर नॉट बीइंग एबल टू डिटेक्ट कि ये वही कमर्शियल अवेलेबल अल्कोहल है या कुछ और है। और अगर उनको पता भी है वही कमर्शियल अवेलेबल अल्कोहल है बट इसमें कुछ चीजें मिक्स हुई हुई हैं, तो दे डोंट ड्रिंक दैट। और फाइनली उसके बाद उसको क्या करते हो, आप प्योरीफाई करते हो थ्रू द मशीन्स, एंड देन दैट आर बीइंग पैक्ड एंड बीइंग डिस्पैच्ड टू द मार्केट। So that alcohol which is made unfit for the drinking purpose by adding a small amount of copper sulfate to give it a color and a small amount of pyridine to give it a foul smell, we call it to be the denatured alcohol. Next question, जो first question है, that is the denatured alcohol only. What is denatured alcohol? यही question है next question. Clear हो गई बात? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं next question. बस उसमें डाल सकते हैं वो, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि उसमें मीथेनॉल डालेंगे तो डीनेचर होएगा। वो डीनेचर करते क्यों और होता क्या है वो तो पता होना चाहिए। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फिनॉल इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, वाई? बेटा हमें कभी भी कोई भी सब्सटेंस का अगर नेचर चेक करना है, वुड इट बी ऑर्थोपैरा और मेटा, वी नीड टू गो फॉर इट्स रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस बनाओगे तभी आप बता पाओगे वुड इट बी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा। सो अगर मैं फिनॉल की बात करता हूं तो फिनॉल का रेजोनेंस
मैं पूरा नहीं बना रहा उसका, बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओवरऑल दिखा रहा हूं आपको। अगर मार्क्स पे डिपेंड करता है बेटा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ रहा है। अगर ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तो यस यू हैव टू शो दैट फुल। अगर 1 मार्क्स का आ रहा है तो ये आप प्रॉपर यही वाला बस स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, डॉटेड लाइन दिखा दोगे और चार्जेस दिखा दोगे वहां पे। So because of the resonance, the negative charge is being developed either at ortho or para. So if an electrophile would be coming, it would always be coming either at ortho position or at para position. That's why we say that phenol is O, P directing towards electrophilic attack. ठीक है? Clear? चलो next question, number 3. यही सेम चीज कह रहे हैं, बस अब क्या कह रहे हैं, उसको शो करो कैसे OH ग्रुप एक्टिवेट करता है, मतलब ये चीज आती कैसे है वो शो करो। तो अब तो प्रॉपरली आपको रेजोनेंस दिखाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि वो कह रहे हैं शो करने के लिए कि आया कैसे। तो लेट्स गो फॉर द रेजोनेंस, एक बार फिर से सिखाता हूं अगर नहीं आता तो। दिस इज फिनॉल हैविंग द लोन पेयर ऑन इट। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। OH प्लस चार्ज माइनस, फिर बेटा वापसी से नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड वापसी बाहर आके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। दिस थिंग, फिर वापसी से नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। एंड फाइनली नेगेटिव चार्ज फिर डबल बॉन्ड वापसी ऊपर जाके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। और इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर this thing. So this is how OH activates the benzene ring for the electrophilic attack. Here done. आके खाली क्या होगा, ये तूने बता दिया, किसको समझ में आया क्या किया था? बताना तो पड़ेगा ना कि उस OH से हुआ क्या, उस OH ने क्या किया यहाँ पे, तो एक्सप्लेन करेगा ना। फिर खाली रेजोनेंस बना देने से तो समझ में नहीं आएगा। चलो लेट्स मूव ओवर टू क्वेश्चन नंबर 4th। दिस वाज द थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 4th पढ़ बेटा। ऑफ बेंजीन एंड फिनॉल विच इज मोर इजिली नाइट्रेटेड एंड वाई। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था दैट पहली बात, नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एंड वी आर हैविंग टू चॉइसेस, वी आर हैविंग अ बेंजीन रिंग दिस एंड वी आर हैविंग अ फिनॉल।
and we need to go for the nitration of this. Nitration मतलब we need to react it with conc HNO3 और conc H2SO4. बोल रहे हैं कौन इजिली नाइट्रेट होगा और क्यों? पहली बात, नाइट्रेशन में NO2 प्लस गोज एंड अटैक्स ऑन द बेंजीन रिंग. फर्स्ट थिंग, NO2 प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल. तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके अटैक करता है? जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो सिंस फिनॉल में OH ग्रुप क्या करता है? उसको रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज एक्वायर कराता है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी से दैट फिनॉल अंडरगोज electrophilic substitution or phenol undergoes the nitration more readily or more easily compared to that of benzene. phenol ज्यादा अच्छे से नाइट्रेशन कर पाता है बेंजीन के कंपैरेटिव. क्लियर? घर भेजना है. चलो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया बेटा. फोर्थ एवरीवन सुल्तान, चलो बेटा आगे. चलो क्वेश्चन नंबर 5. 10 मिनट 7:30 बजे. चलो क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन. हाँ जस 5th क्वेश्चन. ऑफ कोर्स फिनॉल में रेजोनेंस होता है. रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है. तो पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो छोटी होती है कंपेयर टू दैट ऑफ इथेनॉल जहां पे सिंगल बॉन्ड होती है. दिस इज द केस. और इथेनॉल ये है. तो बेटा यहाँ पे OH बॉन्ड कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होती है. CO बॉन्ड, यहाँ पे CO बॉन्ड इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड. पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज शॉर्टर कंपेयर टू दैट ऑफ अ सिंगल. सिंगल बॉन्ड बड़ी होती है, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड आती है, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड. जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है. बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1. क्लियर? चल दोस्त आगे. मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था that electron withdrawing group increases the acidic strength of phenol and electron donating group decreases the acidic strength of phenol. तो withdrawing group जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा और डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा बेसिक होता जाएगा, उतना एसिडिटी कम होती जाएगी. आगे चल बेटा. 7th हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी फिनॉल और अल्कोहल्स के एसिडिक नेचर पे. दैट आउट ऑफ द टू विच वुड बी मोर एसिडिक एंड व्हाई? बेटा कभी भी किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है तो वी नीड टू गो फॉर इट्स कॉन्जुगेट बेस. जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो पर्टिकुलर सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होएगा. जिसका कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होगा वो पर्टिकुलर सब्सटेंस वुड बी लेस एसिडिक इन नेचर. सो अगर मैं दोनों के कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं, मान लो ये है ROH, इसको आयोनाइज किया, इट गिव्स अस RO माइनस प्लस ऑफ H प्लस. दिस आई कॉल इट टू बी एल्कोक्साइड आयन. ऐसे ही बेटा C6H5OH gives us C6H5O minus plus of H plus. This I call it to be तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है कंपेयर टू दैट ऑफ एल्कोक्साइड आयन. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, बिकॉज ऑफ विच फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर acid compared to that of alcohol.
बेटा इन दोनों में से एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड में से फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, चार्ज मूव करता है इसमें। बट यहाँ पे कोई रेजोनेंस, तो चार्ज इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड होने का मतलब है वहीं पर ही बैठा हुआ है, चार्ज मूव नहीं कर रहा। जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज मूव करेगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें चार्ज लोकलाइज्ड रह जाएगा वो उतना अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे लोकलाइज्ड रहता है, इधर बहुत हाईली डीलोकलाइज्ड होता है। जितना ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होएगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ एल्कोक्साइड आयन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, पिछली क्लास में ही कराया था बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इथेनॉल इज दिस C2H5OH एंड वाटर इज दिस। हमने क्या पढ़ा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होएगी। तो बेटा दिस ग्रुप, दैट इज इथाइल ग्रुप, इज इलेक्ट्रॉन donating group. Because of the electron donating nature of ethyl group, the acidic strength or the acidity of ethanol is less compared to that of water where there is H group. Because of that particular reason ethanol का acidic strength कम होती है water के comparison में। Are we all clear? पक्का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? बेसिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी का ऑर्डर था दैट इज 3 डिग्री इज मोर बेसिक कंपेयर टू दैट ऑफ 2 डिग्री कंपेयर टू दैट ऑफ, दिस इज बेसिक स्ट्रेंथ। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी थी तो एसिडिक स्ट्रेंथ की आपका अपोजिट ऑर्डर होता था, 1 डिग्री इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दैट ऑफ 2 डिग्री कंपेयर टू दैट ऑफ 3 डिग्री। क्लियर? लास्ट क्लास में बताई थी ये बात भी मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 10th, Na मेटल के साथ रिएक्टिविटी। Na मेटल के साथ रिएक्टिविटी भी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी का मतलब है वी नीड टू चेक फॉर द एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बट वहां पे अगर देखोगे तो 2 ऑफ द कंपाउंड्स आर 1 डिग्री कंपाउंड्स। देखो वहां पे 2 कंपाउंड्स 1 डिग्री होंगे। तो मैंने क्या बोला था? जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होएगी, जितना एल्काइल ग्रुप छोटा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी। तो एक शायद से इथेनॉल है और एक प्रोपेनॉल है, इफ यू विल चेक। तो इथेनॉल वुड बी मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल, देन उसके बाद 2 डिग्री कंपाउंड। वैसा पक्का? ये सब मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 11th, डिक्रीजिंग ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर भी मैंने बताया था। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो दिस वुड बी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो आप वहां से चेक कर सकते हो विच इज 1 डिग्री, विच इज 2 डिग्री, विच इज 3 डिग्री। हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12th, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, और वहां पे आपके पास क्या है? फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैं। मतलब फिनॉल पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हो रखे हैं, आइदर द डोनेटिंग ग्रुप और द विड्रॉइंग ग्रुप। सो सबसे ज्यादा जो होगा वहां पे अगर आप चेक करोगे 3 नाइट्रो वाला कंपाउंड है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, क्योंकि उसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर 2 नाइट्रो वाला, फिर एक सिंगल नाइट्रो, देन नॉर्मल फिनॉल, देन फिनॉल के बाद मिथाइल फिनॉल, और लास्ट में अल्कोहल। सिंस अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल्स, तो फिनॉल पे कुछ भी अटैच हो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फिनॉल्स वुड बी मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो अल्कोहल तो सबसे लास्ट में आना ही आना था। अब आपको चेक करना था विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है या डोनेटिंग ग्रुप। तो NO2 ग्रुप इज अ विड्रॉइंग ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप इज अ डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने ज्यादा NO2 ग्रुप उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, जितने कम NO2 ग्रुप या जितने ज्यादा
डोनेटिंग ग्रुप उतनी कम एसिडिक। ठीक है, क्लियर? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 फिर वही है बेटा, इक्वेशन लिखनी है आपको सिंथेसिस ऑफ मीथेनॉल के लिए जो हमने अभी पीछे करी थी। और 14th क्वेश्चन फिर अगेन आपको वही पूछ रहा है, दैट इज अबाउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो जल्दी से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 14 एक बार जल्दी से गो थ्रू कर जाओ, फर्स्ट से 14 तक सारे क्वेश्चन, देन आगे चलते हैं फास्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 15, यस क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन पे जल्दी से हो, जस्ट पार्ट 15 क्वेश्चन। बोल रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई Na मे बी यूज्ड टू रिमूव द लास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम बेंजीन बट नॉट फ्रॉम इथेनॉल। देखो अब Na को आप यूज करते हो, मेन पर्पस क्या है Na को यूज करने का, दैट कि Na वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर को रिमूव कर देता है कंपाउंड में से। बट बोल रहे हैं Na को आप बेंजीन के साथ अगर वाटर है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हो, बट इथेनॉल में अगर वाटर प्रेजेंट है तो उसके लिए आप Na को यूज नहीं करते, क्योंकि बेंजीन इज नॉट रिएक्टिव विद सोडियम। तो सोडियम जो आपने डाला, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर को रिमूव कर दिया, बेंजीन इज फ्री नाउ विदाउट वाटर। बट अगर इथेनॉल के साथ आपने डाला तो ये C2H5OH, तो ये Na के साथ रिएक्ट कर जाता है इथेनॉल, बट वी डोंट वांट द अल्कोहल और द बेंजीन टू रिएक्ट विद इट। बट सिंस ये रिएक्ट कर जाता है तो वी कैन नॉट यूज इट, बिकॉज हम यूज किस लिए कर रहे थे, वाटर को रिमूव करने के लिए। वाटर तो रिमूव कर दिया, इवेंचुअली वो मेन कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर गया, तो वी कैन नॉट यूज दैट। सो दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज C2H5ONa plus of half of H2 gas would be released. Because of that particular reason, we cannot use sodium to remove the last traces of water from ethanol, but we can use it to remove the last traces from benzene. ठीक है, 16th. How can we obtain phenol from benzene sulfonic acid? Benzene sulfonic acid से phenol कैसे prepare करेंगे, देखो इधर। तो first is this benzene sulfonic acid is this, ये हमने क्लास में रिएक्शन करी है, SO3H। इससे हमें क्या प्रिपेयर करना है, फिनॉल प्रिपेयर करना है। तो पहले क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप था दैट इज, पहले ऐसे बताता हूं, तो वी नीड टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम दिस। तो पहले सल्फोनिक एसिड को भी रिएक्टेड विद मोल्टन NaOH, मोल्टन NaOH से रिएक्ट करके वी गेट ONa। ONa आने के बाद बेटा अगर इसको हम एसिडिफाई करते हैं तो वी गेट आवर प्रोडक्ट दैट इज फिनॉल। ठीक है, सेकेंड पार्ट, एनिलीन टू फिनॉल। इससे आपको फिनॉल बनाना है। तो एनिलीन टू फिनॉल के लिए सबसे पहले एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, और डाइजोनियम सॉल्ट की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट द प्रोडक्ट। तो NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degree Celsius, we would get the diazonium salt, that is this। हाँ जी, then followed by its hydrolysis you would get the phenol, followed by its hydrolysis we would get the phenol। क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहे हैं कि हाउ विल वी प्रिपेयर पिक्रिक एसिड कमर्शियली एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट यूजिंग डायरेक्ट नाइट्रेशन। बेटा अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते थे तो कॉन्क HNO3 जो था वो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जो क्या कर देता था, फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता था बेंजोक्यूनॉन में। तो
वो चीज ना होने के लिए पहले हम क्या करते थे, फिनॉल को डाइसल्फोनेट करते थे, एंड वंस द डाइसल्फोनेशन इज डन देन वी गो फॉर द नाइट्रेशन। तो ये है फिनॉल, दिस इज फिनॉल। फिनॉल को पहले डाइसल्फोनेट करते हो बाय यूजिंग कॉन्क H2SO4, दैट इज डाइसल्फोनेशन। OH with SO3H on ortho and para, और फिर इसको अब अगर हम नाइट्रेट करते हैं, we get the picric acid। हाँ, दिस इज द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। डायरेक्ट ना करने का रीजन क्या था, बिकॉज द यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड ऑब्टेन्ड इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन। ठीक है। 18th, ब्रोमीन विथ फिनॉल OH किससे रिएक्ट करने के लिए कह रहे हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। अगर ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता था तो वो ट्राइब्रोमो का प्रोडक्ट बना के देता था, वाइट PPT। But if it is being reacting in presence of CS2, then it forms two products, that is one of the ortho and one of paras. This would be the product formed. OH, Br plus OH and Br. Ortho and para दो products आपके मिल जाएंगे on bromination in presence of carbon disulfide। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19th, सोडियम फिनॉक्साइड वो पहले से ही बोल रहे हैं आपको है आपके पास, इसको रिएक्ट कर रहे हो किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉलोड बाय इट्स एसिडिफिकेशन। मतलब हमारे को क्या बोल रहा है, दैट इज सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये कोलबेज रिएक्शन की रिएक्शन थी। कोलबेज रिएक्शन में वी गेट द सैलिसिलिक एसिड एंड राइमर डायमंड में वी गेट द सैलिसैल्डिहाइड। So over here we would be getting the salicylic acid, that is this OH with COOH. This is the product being formed. Clear? क्या बेटा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 फास्ट हो जस्ट पर 21 बेटा। Phenol has a smaller dipole moment than methanol. Phenol is this where there is a partial double bond, और methanol is this। डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस।
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस इज द डायपोल मोमेंट। सो अगर मैं फिनॉल में देखूं तो बेटा फिनॉल में पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है कंपेयर टू दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट थिंग। और वहां पे अगर आप देखोगे तो पार्शियल चार्ज भी है, तो डिस्टेंस भी कम है फिनॉल में और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी कम है, दोनों चीजें कम है फिनॉल में। बिकॉज ऑफ दैट रीजन फिनॉल की जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है दैट इज लेस कंपेयर टू दैट ऑफ इथेनॉल वेयर देयर इज ओनली अ स्ट्रेट सिंगल बॉन्ड इज देयर, नो पार्शियल डबल बॉन्ड, नो पार्शियल चार्ज। बट वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड भी होती है, पार्शियल चार्ज भी होता है इन द केस ऑफ फिनॉल। बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है, लेंथ का ही तो मतलब होता है डिस्टेंस। ये जो लेंथ है ये छोटी होती है कंपेयर टू दैट ऑफ ये वाली लेंथ के, ओ और एच के बीच की ये वाली जो लेंथ होगी, तो लेंथ छोटी होगी तो डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिनॉल डू नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शंस रेडिली। फिनॉल सबसे पहली बात इज एन एसिड, एसिड बोल रहा है कि प्रोटोनेशन रिएक्शंस रेडिली नहीं देता। प्रोटोनेशन रिएक्शंस होती क्या है, H+ के साथ रिएक्शन। तो बेटा जो पहले से ही एसिड है वो प्रोटोनेशन रिएक्शंस रेडिली कैसे दे पाएगा? इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू रिएक्ट एन एसिड विद अनदर एसिड, दैट्स व्हाई फिनॉल डू नॉट गिव द प्रोटोनेशन रिएक्शंस दैट readily compared to that of alcohol, because alcohol is less acidic compared to that of phenol because of that reason। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, चल बेटा पढ़ 24। Predict the major product of acid catalyzed dehydration of 1-methyl cyclohexanol। तो we are having with cyclohexanol, 1-methyl cyclohexanol is this। हाँ जी, क्या करने के लिए कह रहे हैं इसका, किस चीज का क्या करना है, किससे रिएक्ट करना है, कौन सी रिएक्शन करनी है? Catalytic dehydration is being done with conc H2SO4 at a temperature of somewhere around to be 443 kelvins. So we reacted with conc H2SO4 at a temperature of 443 Kelvin। तो क्या होता था, बीटा एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगता था, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर, तो वो वही आपसे डिसाइड करने के लिए बोल रहा है। तो प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी दिस, एक प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, एंड दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा ये। Out of the two, the major would be the second one according to the Setzeff rule। Setzeff rule बताता है हम लोगों को कौन मेजर होगा कौन माइनर होएगा। So this would be a major one and the other one would be a, am I clear with this? ठीक है, सेकेंड पार्ट भी है इसका, पढ़ बेटा सेकेंड पार्ट। दिस इज ब्यूटेन 1-ऑल and we reacted with conc H2SO4 at, तो बेटा इसमें तो प्रोडक्ट ही एक बनेगा क्योंकि एक ही बीटा है, यहाँ पे तो दो बीटास थे तो दो प्रोडक्ट्स बने, बट तीन थे, दो सेम थे ना उसमें से, वहां पे एक ही बीटा है तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। दिस वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म एंड दैट वुड ओनली बी द मेजर वन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, this would be the product form। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने के लिए पहले मार्कोनिकॉव्स एंटी मार्कोनिकॉव्स करो। अगर डबल बॉन्ड आपके पास पहले से है तो, अगर पहले डबल बॉन्ड है तो मार्कोनिकॉव्स एंटी मार्कोनिकॉव्स करो, फिर वही अल्कोहलिक KOH से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तब पोजीशन
पोजीशन चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हें मार्कोनिकॉफ्स एंटी मार्कोनिकॉफ्स करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कन्वर्जन है। 33 क्वेश्चन 33 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो जस्ट क्या है। प्रोपीन टू ऑल, दिस इज प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है। हाँ जी, हाउ कैन वी गो फॉर दैट? प्रोपेन टू ऑल बनाना। How to go? This is the product need to be formed, propane to all. Propene to propane to all. How to go? क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। आटा डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनता है, वो पहले से एल्कीन है वहां पे। HBr से रिएक्ट करूं आ जाएगा प्रोडक्ट। तो देर आर टू डिफरेंट मेथड्स। आइदर अगर 2 स्टेप्स में जाना है तो फर्स्ट मार्कोनिकॉफ्स करो और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करो। उससे इजी है एक सिंगल स्टेप में भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दो इसकी, वो भी तो मार्कोनिकॉफ्स की तरह होएगी। और मार्कोनिकॉफ्स की तरह होएगी तो OH यहाँ पे आएगा और H यहाँ आएगा, बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हियर, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज प्रोपेन टू ऑल। प्रोडक्ट आपको प्रोपेन टू ऑल मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 के सेकंड पार्ट पे। पढ़ बेटा। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, Cl से OH लाना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा। Cl को हटा के OH लाना है, एक्वस KOH और एक्वस NaOH, कुछ भी कर दो दोनों में से, एक्वस KOH और एक्वस NaOH। ठीक है, थर्ड पार्ट इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। दिस अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, जहां पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में, that by using Grignard's reagent we can prepare primary, secondary and tertiary all 3 alcohols. तो अगर यहाँ चेक करोगे तो बेटा we need to form a primary alcohol. Formaldehyde plus Grignard's reagent gives us a primary alcohol. Any other aldehyde plus Grignard's reagent gives us a secondary alcohol. And ketone plus Grignard's reagent gives us a tertiary alcohol. कौन सा बनाना है? प्राइमरी, मतलब हमारे को फॉर्माल्डिहाइड से रिएक्ट करना और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। 2 कार्बन पहले से हैं, आपको कितने कार्बन का प्रोडक्ट चाहिए? 3 का, मतलब 1 कार्बन का कंपाउंड अगर ले लूंगा तो 3 का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वी टेक HCHO। आई एम नॉट शोइंग द फुल प्रोसेस हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो आपको याद होना चाहिए। कुछ ऐसा था, इफ यू रिमेंबर, दिस इज HCHO। इस HCHO को रिएक्ट करते थे किससे? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से। यहाँ पे C2H5 आ जाएगा और MgCl, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होती थी और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। किया था ऐसा? तो HCHO से रिएक्ट करके फिर फाइनली उसकी हाइड्रोलिसिस। तो HCHO से रिएक्ट करने पे यू वुड गेट दिस थिंग।
OMgCl thing और followed by hydrolysis H2OH plus. क्लियर? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। कहाँ पे बेटा? C2 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। क्या है बेटा फोर्थ पार्ट पर? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज दिस, हाँ जी, 2 ये बनाना है बेटा। पहली बात तो चेक करो कौन सा प्रोडक्ट है आपका, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी अल्कोहल। टर्जरी के लिए क्या करते हो, कीटोन लेते हो। कितने कार्बन का प्रोडक्ट चाहिए? 4 कार्बन का। आपके पास कितने कार्बन है अभी? तो मतलब 3 कार्बन का कीटोन लेंगे तो काम बन जाएगा। तो लेट्स टेक अ एसीटोन और प्रोपेनोन, दिस थिंग, so you would get the product this. One, two, three, four. OMG Br and followed by its hydrolysis H2O, thus you would get the clear। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे, अगर ये हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 36, चलो 36, चलो जस्ट जल्दी से। नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपसे कोई रिएक्शन नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, ओनली द रिएजेंट्स यू नीड टू टेल। पढ़ो। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है दिस, एंड यू नीड टू कन्वर्ट दिस टू दिस। व्हाट रिएजेंट कैन वी यूज, ये पूछ रहे हैं। O2 से रिएक्शन यहाँ पे क्यों मीन? हाँ जी, क्या करेंगे? पढ़ लिया कर बेटा घर जाके, थोड़ा पढ़ खाने वाले काम करने लग रहा है, अब आ जाएगा, देख लियो। जब मिले थे एक दिन बीच में, पापा पूछ रहे थे कैसे कर रहा है। एक अब मुझे मिलने दे एक दिन तेरा जलूस। तो कुछ पढ़ाई नहीं करता ये। Primary alcohol, if we need to convert it to acid, we need to use a strong oxidizing agent like KMnO4. So it is KMnO4 in presence of H+. Next one. प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, मीनिंगली वी नीड टू यूज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
CU डेल्टा भी यूज कर सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट वन, फिनॉल को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है। ट्राई सल्फोनेशन करनी है तो डायरेक्टली क्या करते थे, Br2 एट रूम टेम्परेचर, Br2 being reacted at रूम टेम्परेचर। चल बेटा आगे। बेंजाइल अल्कोहल इज दिस, 2-benzoic acid. Again it's the conversion of primary alcohol to acid, which is KMnO4 in presence of H plus। चलो प्रोपेन 2-ol to प्रोपीन, डिहाइड्रेशन का तो एक ही रिएजेंट है हमारे पास, कॉन्क H2SO4। आप टेम्परेचर मत मेंशन करो क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी के साथ हम 443 लिखते थे, लिखोगे गलत नहीं है, बट कॉन्क H2SO4 भी लिख दोगे तो इट वर्क्स। डिहाइड्रेशन का रिएजेंट इज कॉन्क H2SO4। चलो आगे। लो टेम्परेचर पे तो बेटा आपका ईथर बनता था, यहाँ पे तो मैंने इसलिए मेंशन ही नहीं किया टेम्परेचर, वो मुझे फिर मेंशन करना पड़ेगा अगर मुझे ईथर बनाना है तो। ब्यूटेन 2 on to butane 2 all, butane 2 on to butane 2 all, this is the compound, इससे बनाना है butane 2 all। तो कुछ नहीं, मुझे दिख रहा है साफ साफ रिडक्शन करनी है, क्योंकि H2 ऐड करूंगा तो काम बन जाएगा, इन दोनों पे HH एक लाना है, मीनिंगली वी नीड टू गो फॉर द रिडक्शन। तो आई कैन यूज LiAlH4, LiAlH4 आई कैन गो फॉर। और भी है, H2PD भी यूज कर सकते हो, सेम काम होएगा। और भी है, नेक्स्ट क्या है बोलो। नहीं इसी का ही और पार्ट है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 36 एंड आई थिंक सो उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सारे क्लास में करा रखे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं करा रखा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, द अल्कोहल फिनॉल्स फ्रॉम माय साइड इज बीइंग फिनिश्ड। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो टेस्ट होएगा वो अल्कोहल फिनॉल्स का होएगा नेक्स्ट संडे, सो वी शुड बी रेडी विद फुल चैप्टर एंड डोंट थिंक ओवर टू इट दैट कि मेरे स्कूल में तो ये आ नहीं रहा तो मैं क्यों पढ़ूं अभी।